हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2023 का ये पेपर है, सेट नंबर 2 है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा मार्क लाना है तो आप जितना ज़्यादा अंशाल सॉल्व करेंगे, पहले आप चैप्टर वाइज पढ़िए, फिर उसके बाद आप उसका चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद रिवीजन करके आप अंशाल को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो आइए हम यहाँ 2023 का गणित का अंशाल पेपर है उसको हल करते हैं। ये गणित का पेपर है, सेट नंबर 2 है, 2023 का है। पेपर कोड है 822 DW। कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक यहाँ 70 रहेगा। ये मिसप्रिंट है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश पीछे वाले प्रश्न में जो आपने निर्देश पाया था पिछले वाले यानी अंशाल पेपर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पीछे जो आप अंशाल सॉल्व किए हैं वही निर्देश रहेगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें कुल 20 प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। नीचे आंसर दिया रहेगा। तो आइए, पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं, यहाँ ये स्टार लगा हुआ है तो जिसमें भी ये स्टार लगा रहेगा जान जाइएगा वह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, उसको आपको हल नहीं करना है। बाकी 2024 में जो पेपर आया हुआ था उसका भी अंशाल का सॉल्व डाला गया है, उसे आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। तो ये हमें नहीं हल करना है। दूसरा आ जाएंगे, कह रहा है बिंदु 5, 9 की वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी का मतलब है कि यक्ष का मान आपको बताना है। तो यक्ष का मान यहाँ 5 है। जब भी कहेगा वाई अक्ष से दूरी, इसका मतलब ये वाई है, तो यहाँ पर यक्ष का मान जो होगा यही वाई अक्ष से दूरी बनेगा। तो वाई अक्ष से दूरी यक्ष का मान होता है और यक्ष अक्ष से दूरी वाई का मान होता है। तो उसने कहा वाई अक्ष से दूरी, इसका मतलब यक्ष का मान 5। तो हम देखेंगे 5 मात्रक, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में भी स्टार लगा है तो ये भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। 5 में स्टार लगा है नहीं आएगा। 6 में स्टार लगा है तो नहीं आएगा। तो आगे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि यदि संख्याओं 7, 8, यक्ष, 11, 14 का माध्य यानी समांतर माध्य यक्ष है तो यक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ आ जाएंगे सभी संख्याएं यानी समांतर माध्य बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, जितने पद रहेंगे जोड़ लेंगे। मान लीजिए n पद हैं तो n से भाग दे देंगे। यहाँ पहला पद आपका 7, फिर उसके बाद 8, फिर अगला हमारा x है, फिर 11 है, उसके बाद 14 है। और गिनेंगे पदों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और इसका समांतर माध्य दे दिया है यक्ष, इसलिए बराबर यक्ष लिख देंगे। 8, 7, 15, 15 और 11, 16, 10, 26, 40 यानी पूरा जोड़ दिए तो ये 40 आ गया। अभी आपके पास प्लस यक्ष है और 5 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 यक्ष हो जाएगा। 1 जाके घट जाएगा यक्ष तो बचेगा 40 बराबर 5 में से 1 यक्ष ये माइनस होगा तो 4 यक्ष बचेगा। 4 का भाग दे देंगे तो यक्ष बराबर 40/4 यानी 10 आ जाएगा। हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर d बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का विभक्तिकर d बराबर 0 होगा यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा और समीकरण यही दे दिया है आपका। अब इसमें हमें मान किसका निकालना है, c का मान ज्ञात करना है। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, b² बराबर 4ac होगा, c इसका भाग दे देंगे तो c बराबर हमें मिलेगा क्या, b²/4a और यही आंसर हो जाएगा b²/4a। तो b²/4a ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दिए गए चित्र में, कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि AD
बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर। बी डी बराबर ए से डी x प्लस 3 है, बी से लेकर डी तक 3x प्लस 19 है, और ए से लेकर ई तक x है, और ई से लेकर सी तक या सी से लेकर ई तक 3x प्लस 4 है। तो हमें करा यहाँ डी ई पैरेलल बी सी है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं, मान लीजिए आपका त्रिभुज हो जाए और इसमें ये इसके समांतर है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। थेल्स प्रमेय जिसको कहा जाता है, उसी से हम आएंगे तो ए डी यहाँ मिल जाएगा, ए डी अपान बी डी बन जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा ए ई और अपान हो जाएगा सी ई। ए डी का मान हमें मिला है x, यहाँ आ जाएंगे तो x प्लस 3 अपान हो जाएगा 3x प्लस 9, और ये बराबर 19 है, 3x प्लस 19, ये 19 है, बराबर हो गया, यहाँ का मान x है और बटे हमारा 3x प्लस 4 बन गया। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, हल करेंगे। 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, 3x का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9x, फिर 4 का गुणा 4x, फिर 4 का गुणा 3 में 4 3 12 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करेंगे x का तो 3x स्क्वायर बनेगा, 3 का गुणा यानी x का गुणा 19 में करेंगे तो प्लस 19x बन जाएगा। ये 3x स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, माइनस होके कट जाएगा, 9 4 13x प्लस 12 बराबर 19x बनेगा। 13 ले जाके घटा देंगे तो 12 बराबर 19 में से 13 घटेगा तो 6x आ जाएगा। 6 का भाग दे देंगे तो x बराबर 12/6 यानी कट के 2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर, और यही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। तो 10 में क्या दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक सम का मतलब 2 4 6 8 10। चूँकि सब में अंतर समान है, तो अगर इनका समांतर माध्य निकालेंगे, दोनों जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो 10 प्लस 2/2 कर देंगे तो 12/2, और काट देंगे तो 6 आ जाएगा। या सभी को जोड़कर इसमें 5 पद है, 5 से भाग देंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। यदि सब में अंतर समान हो, चाहे जितने का अंतर हो, पहला और अंतिम मालूम हो, तो समांतर माध्य प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है कि संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। तो हम 156 को खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, और 1 बच गया, 2 9 18, 3 से काटेंगे 13 आएगा, फिर 13 से काट देंगे तो 2 गुणे 3 2 2 3 13, तो 2 2 3 13, 2 2 3 13, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्या दिया गया है कि 12 नंबर कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः, तो पहला ये माध्य दिया हुआ है, ये माध्य है, और दूसरा हमारा बहुलक है, बहुलक ये दिया है, तो इसका माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो माध्यक माने समांतर माध्य, और हमारा सूत्र होता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो बहुलक यहाँ दे दिया है 12, तो 12 रखेंगे, 3 गुणे माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो हम माध्यक को इसी तरह से लिख लेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य, और माध्य दिया है 24, तो 24 दूना 48, माइनस है जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 48 बराबर 3 गुणे माध्यक। नेक्स्ट आ जाएंगे तो 8 2 10,
4 1 5 1 6 60 हो गया। 3 का गुणा है, भाग हो जाएगा और ये बराबर बन जाएगा माध्यक बराबर। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा। 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 13 में स्टार लगा हुआ है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। 14 में स्टार लगा हुआ है, ये भी हमारी परीक्षा में नहीं आएगा, इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका मैथ का टाइम टेबल आ चुका है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इससे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। अगर आप अंसाल साल करेंगे तो ये नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। 15 नंबर है, यदि काश ए बराबर 7/25 तो tan ए प्लस काट ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा दे दिया है क्या, काश ए दिया है, काश ए बराबर दे दिया है 7/25 है। काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारा ए हो जाए बी सी, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो आधार 7 दे दिया है, कर्ण 25 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, tan ए, tan ए प्लस काट ए। तो tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार यानी 24/7, और अगला हो जाएगा काट इसी का उल्टा होता है तो 7/24 बन जाएगा। तेरिया गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी हमें मिल जाएगा 576। 24 गुणे 24, 7 सते 49 हो जाएगा। नीचे 7 चौक 28, 2 हो गया, 7 दूनी 14, 2 16 बन गया। अब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12, आगे 5 1 6 बटे 168, और यही आंसर होगा 625/168। 625/168 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपके इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ क्लास 10th की मैथ देखेंगे और उसको आप क्लिक करके एक तरफ से वीडियो डाले गए हैं, पहले चैप्टर से लेकर के आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारी परीक्षा में नहीं आएगा, 17 आएंगे क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। 17 देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 17 आगे हम लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ हमें मिल जाएगा 17 नंबर में कि द्विघात समीकरण x² 3x - 10 = 0 के मूल हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो मान रखिए नहीं तो इसका गुणनखंड कीजिए। हमारे पास है x² - 3x है माइनस 10 है बराबर 0। तो 10 का खंड करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा -5x + 2x और -10 बराबर 0। आगे आएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो पहले जोड़े में से x कामन होगा तो x - 5, दूसरे जोड़े में हम 2 कामन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा x - 2 × 10 यानी 5 बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट x - 5, दूसरा ब्रैकेट ये बाहर वाला x + 2 बराबर 0 होगा। पहला 0 करेंगे, x - 5 बराबर 0, तो x का मान ये जाएगा +5 बन जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। दूसरा 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे तो ये जाएगा -2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 5 - 2। अब ऑप्शन मिलाएंगे, किस में दिया है 5 और -2, तो 5 - 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। क्या कह रहा है कि 18 नंबर में दिया है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये मीनार है, यहाँ सूर्य है और यहाँ से इसकी छाया बनेगी। जो छाया है उसने कहा कि ये वाली लंबाई अगर ये h है तो ये कड़ी में 3h होगा, क्योंकि कड़ी में 3 गुना हो गया है। अब आगे आ जाएंगे
तो यहाँ पर कोण बनेगा, इसी कोण को निकालना है। तो लंब और आधार का मान हमें मालूम है, तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब माने h, आधार माने कर्ण में 3h। तो h से h कट करके 1/कर्ण में 3 आएगा, और 1/कर्ण में 3 ये tan 30 अंश का मान है। tan इक्वल है, इसका मतलब थीटा बराबर 30 अंश होगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 30 हमारा सी है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला हम ले लेंगे प्रश्न संख्या 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। 19 नंबर में हमारा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। 20 में स्टार लगा है तो ये भी हमारा परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या यानी खंड ब, और खंड ब में प्रश्न पहला है, इसमें सभी अंक 2-2 नंबर के आएंगे। करा सभी खंड कीजिए, माने सभी प्रश्नों को हल करना है। तो कह दिया है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम आएंगे यहाँ हल में, यानी पहले लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर यानी एक का क, ऊपर लिख देंगे खंड ब। इसी तरह से आपको हल करना है और लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 4x² मिला -6x मिला +5 = 0। इसकी हम तुलना करेंगे, तो तुलना हमें करना है ax² + bx + c = 0 से। तुलना इतने से करने पर तो यहाँ a बराबर 4 मिल जाएगा, तो a बराबर 4 लिखेंगे। ये b है, b बराबर हमें मिलेगा -6 और c बराबर हमें मिल जाएगा 5। अब हम निकालेंगे विविक्तीकर, तो हमें मिलेगा क्या, विविक्तीकर विविक्तीकर जिसको हम d से लिखते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ आएंगे b का मान 6 मिला है, माइनस में स्क्वायर होगा 4 × a का मान 4 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो ये मिल गया 36 प्लस हो गया, 4 चौक 16 बचे 80 माइनस बन गया। तो यहाँ माइनस ज़्यादा है तो माइनस, 10 में से 6 4 मिलेगा, 7 में से 3 4 मिलेगा। चूँकि इसका मान हमें माइनस में मिल गया, माइनस वैल्यू आ गई, इसलिए जो हमारे मूल होंगे अधिकल्पित या काल्पनिक कह सकते हैं। अब आगे लिख देंगे कि चूँकि मूल ऋणात्मक है इसलिए, यानी मूल अधिकल्पित अथवा काल्पनिक, चाहे जो लिखिए, अधिकल्पित होंगे। इसलिए हमारे जो मूल होंगे वह अधिकल्पित होंगे, या तो हम कह सकते हैं इसके मूल काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ख। तो ख हमारा इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। ग दिया है कि यदि cos a - b = कर्ण 3/2 और sin a + b = कर्ण 3/2, तो आपको बताना है कि ए बी का जो मान है 0 से बड़ा, 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। ये भी बराबर हो सकता है, ए का मान बी से बड़ा है। तो ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो हम आ जाएंगे ग में, तो ग हमारा क्या दिया है, हम लिखेंगे फिर वही खंड ब प्रश्नोत्तर एक का ग। तो हमें क्या मिलेगा, हल में पहला मान दिया गया है हमारा cos a - b बराबर है कर्ण 3/2। तो ये cos 30 का मान है, तो cos इक्वल है, इसका मतलब a - b = 30 अंश समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे, तो sin a + b ये बराबर भी कर्ण 3/2, और ये चूँकि sin 60 अंश का मान कर्ण 3/2 होता है,
इसलिए यहाँ आ जाएंगे तो हम लिखेंगे साइन 60 अंश। तो साइन साइन इक्वल है, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण है, एक ये, इसको हम दो बना लेंगे। तो समीकरण एक हमारा ए माइनस बी बराबर 30, दो हमारा ए प्लस बी बराबर 60। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2a बराबर 90 बन जाएगा। ए बराबर निकालेंगे, 2 का भाग 45 अंश आ जाएगा। इस मान को अगर हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो आगे लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 हमारा था ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान 45 प्लस बी बराबर 60, 45 ले जाके घटा देंगे तो 60 माइनस 45 यानी 15 अंश आ जाएगा। तो हमें ए बराबर 45 मिला और बी बराबर हमें 15 मिल गया और यही हमारे आंसर बन जाएंगे। ये रहा हमारा ग प्रश्नोत्तर एक का, ये था हमारा ग। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्नोत्तर एक का घ लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर एक का घ है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक, माध्यक माने माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो एक होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है माध्यिका जिसको माध्यक कहेंगे, और अगला होता है आपका बहुलक। तो यहाँ पर हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल, अगले में बारंबारता, फिर अगला हमारा संचयी बारंबारता, एक पद चार्ट बढ़ता है। अब इसमें दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, एक और है 70 से 75। मिला है 2, 3, 8, 6, 6, उसके बाद 3 और 2। संचयी बारंबारता में पहला पद जैसे दिया लिख लेंगे। अब ये दोनों जोड़ के लिखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13 बनेगा। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 बनेगा। और 28 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। अब हमारा जो सूत्र होता है माध्यिका के लिए, वह माध्यिका का हमारा सूत्र, पहला नंबर तो इसको जो हम जोड़ते हैं तो यही आएगा 30, ये n हो गया। तो सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। n/2 बराबर तो 30/2 भाग देंगे 15 आएगा। ये 15 हम मिलाते हैं, इसमें कम से कम किस में मिलेगा, तो 2 में नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 13 में 15 नहीं मिलेगा, 19 में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर ले, 1 2 3 चौथा है तो सारी यहाँ पर हम चौथा ले लेंगे। तो 1 2 3 4 ये वाला हमारा, यानी ये पूरा हमारा ये अंडरलाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा जो ये मान मिला है यही L1 है, तो L1 बराबर 55 होगा। और ये इसके जस्ट ऊपर वाला CF है और ये हमारा F है जो 6 आया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो माध्यक या माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F होता है इंटू यहाँ पर दोनों का जो अंतर होता है जिसको H कहते हैं। तो L1 माने यहाँ से ले लेंगे तो 55 मिलेगा, प्लस n/2 का मान यहाँ 15 निकाल चुके हैं। CF
CF इसके जस्ट ऊपर वाला 13 बन जाएगा और इंटू H इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 मिलेगा, यही 5 लिखेंगे और F यहाँ से आएंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये बन गया 55 प्लस घटा दिए तो 2 गुणे 5/6 मिला, 2 तिहाई 6, तो ये बना 55 प्लस 3 का भाग दे देंगे तो 3 1 3, 2 बच गया, दशमलव लगा के 0, 3 6 18, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 3 6 18, इस तरह से आता रहेगा। तो जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 56.666, ये मिलता रहेगा, या इसको हम 56.67 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगला अंक 5 से ज़्यादा है इसलिए 1 जुड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा माध्यक, या जिसको हम माध्यिका कहते हैं। अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा अंग। तो अंग में क्या दिया है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा 2 नंबर का है। तो यहाँ आएंगे हम हल में क्या लिखेंगे कि मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जिसको हम इकाई और दहाई मानेंगे, तो हम डायरेक्ट मान ले रहे हैं 10x प्लस वाई, यानी ये दहाई है और ये इकाई है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार उसने कहा अंकों का योग, एक अंक x है, दूसरा y है और योगफल दे दिया है, कह रहा है 9 है, तो 9 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अगला हम आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, माने कह रहा है अंकों का योग 9 है, संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी थी 10x और प्लस y, और कह रहा है इसका हम 9 गुना कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलटेंगे तो यहाँ y और यहाँ x हो जाएगा, तो 10y प्लस x बन जाएगा। तो कह रहा है पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, माने अगर ये 2 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर है, कह रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा पुनः प्रश्नानुसार। तो ये हमारा मिल जाएगा पुनः प्रश्नानुसार, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90x प्लस 9 1 9y बराबर 2 का गुणा 2 दहा में 20y प्लस 2 का गुणा 2x बन जाएगा। तो 90 में से 2 आके घटेगा तो 88x बनेगा। ये जाके 20 में से 9 घट जाएगा तो 11y बन जाएगा। 11 से भाग दे देंगे, 11 × 88, यानी y बराबर 8x, इसको हम 2 बना लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है y बराबर 8x। इसको हमने 1 बनाया, इसको 2 बनाया, रुको, यहाँ हम आ जाएंगे तो यहाँ हम y का मान 8x इसमें रख देंगे, तो y के स्थान पर 8x, तो x प्लस y था तो y के स्थान पर 8x हो गया बराबर 9। तो 8 1 9x बराबर 9 मिला, 9 का भाग दे देंगे, x बराबर 9/9 कट के 1 आ जाएगा। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है y बराबर 8x, तो 8 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। अब हमारी जो संख्या थी, संख्या हमने माना था यहाँ, इसलिए हमारी जो संख्या बनेगी हमारा आंसर बन जाएगा। इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y था, तो 10 गुणे x, और x का मान हमने 1 निकाला है तो 1 प्लस y का मान हमने 8 निकाल लिया तो 8, ये बन जाएगा 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का च,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का च है। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 1 का ये च दिया गया है। तो ये भी हमारा 2 नंबर का आता है और कह रहा है क्या, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता में 7, 14, 13, 12, 20, 12, 15 और 8। तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन आया है। सबसे ज़्यादा 20 आया है। जो सबसे ज़्यादा आया है वही हमारा F1 होगा, उसके पहले हमारा F0 होगा और उसके बाद वाला हमारा F2 बन जाएगा। इसी सबसे ज़्यादा वाले में जो यहाँ मिलेगा वो L1 बनेगा। अब हमारा जो सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L1 प्लस, आगे मिलता है हमारा F1 माइनस F0 इंटू H होता है अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। यानी जो बहुलक वर्ग है उसी में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही यहाँ रखना है और उसके पहले वाले को घटाना है और जो अंतर दिया गया है यही H है। तो L1 हमें क्या मिला, 40 मिल गया, प्लस F1 यहाँ से मिला 20 माइनस F0 माने उसके पहले वाला 12 गुणे 10 में से 0 या 20 में से 10 घटाएंगे तो जो आएगा अंतर वो 10 आएगा, वो H बन गया। नीचे आ जाएंगे 2 गुणे, अब इसका 20 दिया गया है तो 20 माइनस इसके पहले वाला 12 माइनस इसके बाद वाला भी 12। अब इसी को हमें हल करना है, तो आइए इसको हल कर लिया जाए। तो ये मिलेगा 40 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 पाएंगे, 8 गुणे 10 हो गया, नीचे 20 दूनी 40 और माइनस 12 दूनी 24 बन गया। घटा देंगे तो 10 में से 4 6 मिला, 3 में से 2 1 मिल गया। तो 8 दूनी 16 और 2 पचे 10, 5 आके इसमें जुड़ गया तो 40 प्लस 5 मिला के आपका आंसर 45 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। तो ये था प्रश्नोत्तर 1 का च। अगर हम बात करें तो ये है हमारे प्रश्न संख्या 1 का च। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। तो हमारा क्या दे दिया है, प्रश्नोत्तर 2 का क। प्रश्नोत्तर 2 में कह रहा है हमारा कि इसमें से कुल हमें 6 खंड मिलेंगे जिसमें से 5 खंड करना है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। लेकिन पहले में स्टार लगा है, इसका मतलब ये इस साल की परीक्षा में नहीं पूछेगा, इसलिए ये प्रश्न आपको हल नहीं करना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रश्नोत्तर 2 का ख। ख में क्या दिया है और ये 4 नंबर का है। कराए कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए मीनार हो गई और आदमी यहाँ खड़ा है, ये सड़क है और सड़क पर यहाँ कार है। ये आदमी यहाँ से इस कार को देखता है, तो आदमी यहाँ है, जहाँ से देखेंगे सीधी रेखा, जिसको देखेंगे उसको मिला देंगे तो यहाँ जो कोण ऊपर बन रहा है इसलिए अवनमन, और ये कोण कह रहा है हमारा 30 अंश है। तो 2 समांतर रेखाओं में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण का अंतर बराबर होता है, तो ये कोण बराबर होंगे तो ये भी 30 अंश बन जाएगा। फिर कह रहा है जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये आदमी यहाँ से चलता है और आगे पहुँचेगा। अब कह रहा है एक समान चाल से ये जा रहा है, 6 सेकंड बाद कार का उन्नमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मान लेंगे 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचता है और ये वाला जो कोण था पूरा 60 अंश हो गया, इसका मतलब ये 60 अंश बना।
और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कह रहा है कि 6 सेकंड का समय लगता है। मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से ये वाला समय पूछ रहा है, ये वाला समय दिया हुआ है 6 सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे इसकी चाल। तो हल पहले तो हम रचना में लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है, मीनार के शिखर बी से कार पी का अवनमन कोण 30 अंश तथा पी से क्यू पर जाने पर अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। पी से क्यू तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ हम एक चीज़ और मानेंगे कि माना चाल जो है वह यक्स मीटर प्रति, यहाँ चूंकि सेकंड में दिया है तो प्रति सेकंड है, ये हमने चाल मान लिया। अब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सूत्र होता है। चाल हमने यक्स माना है, समय 6 सेकंड है तो 6 यक्स मीटर, यही आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 6 यक्स मीटर। अब हमें क्या करना है, इस ऊंचाई को यच मान लेना है। फिर आगे आएंगे, इस दूरी को हम चाहें तो वाई मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया। अब हम एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे फिर पूरा ले लेंगे। तो आइए हम ले लेते हैं इसमें त्रिभुज ए बी क्यू। तो आगे हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी क्यू में थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बगल। अब हम आ जाएंगे तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में हम लगाएंगे tan 60 अंश। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब माने ए बी और बटे आधार ए क्यू। ए बी एच माने हैं, ए क्यू को वाई माने हैं और tan 60 का मान कड़ी में 3, तो यच बटे वाई तिर्यक गुणा करेंगे, यच बराबर कड़ी में 3 वाई बनेगा। समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। अब अगला हमारा काम क्या है, हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी पी, यानी अब त्रिभुज ए बी पी में हमें मिल जाएगा tan 30 अंश। tan 30 बराबर लंब माने ए बी और बटे आधार मीन्स ए पी। तो ए बी एच है और ए पी 2 भाग है, 6x प्लस वाई, तो 6x प्लस वाई लिख देंगे। इसका मान कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3 और ये यच बटे 6x प्लस वाई है, तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ बनेगा 6x प्लस वाई बराबर कड़ी में 3 इंटू यच हो गया। अब हमें यच का मान मालूम है, यच का मान यहाँ से कड़ी में 3 है तो हम रखेंगे कड़ी में 3 गुणे यच का मान कड़ी में 3 वाई, तो ये दोनों मिलके 3 वाई बन जाएंगे। ये था 6x प्लस वाई, वाई ले जाके घटा देंगे तो 6x बराबर 3 वाई माइनस वाई घट के 2 वाई बचेगा, 2 का भाग दे देंगे तो वाई बराबर 6x बटे 2 यानी 3x मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समय। हम निकाल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी y का मान, अब हमें चाहिए समय। तो हमारा होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने पाया y और चाल हम पाए हुए हैं x जो माने हुए थे, तो y का मान यहाँ से रखेंगे तो 3x आएगा और बाकी हमारा नीचे x पहले से है, ये इससे कट जाएगा, आंसर 3। चूँकि ये सेकंड था तो सेकंड बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब
शेष दूरी या मीनार तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड का समय और लगेगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2 का ख। अब आगे आ जाते हैं, हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या अगला 2 का ग। तो देखते हैं 2 के ग में क्या दिया है। तो 2 के ग में कह रहा है कि बिंदुओं A -2 और B 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारी जो रेखा है, हल हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु हमारा B है। थोड़ा दूर बना लेते हैं। और A का निर्देशांक हमें -2 मिला, B का निर्देशांक हमें 2 और 8 मिल गया। कह रहा है इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 2 8 इसका 4 टुकड़ा करना है। तो एकदम बीच में काटेंगे, फिर इन दोनों का बीच में काटेंगे, फिर इन दोनों का बीच में काटेंगे। तो इसको हम अगर बीच वाले को P, अगले को Q, अगले को R मान लें, या एक तरफ से ले लें, एक को P, इसको P Q R ले लें। चूंकि AB का ये मध्य बिंदु है तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो हम आ जाएंगे Q का निर्देशांक। तो 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ आ जाएंगे तो x1 माने -2 प्लस x2 माने 2/2 और दूसरा आ जाएंगे y1 मीन्स 2 प्लस y2 मीन्स 8/2। तो ये 2 में से 2 घट के 0/2 यानी 0 आया। 8 2 10 में 2 का भाग दे दिए 5 आ गया। तो यहाँ का निर्देशांक हमें क्या मिला, 0 5। आगे आ जाते हैं, इन दोनों का ये मध्य बिंदु है तो अगर P का निर्देशांक लगाएंगे तो फिर हम x1 + x2/2 लिखेंगे। यानी आगे हमें मिल रहा है बिंदु P का निर्देशांक। आगे हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो यहाँ देखेंगे P हमारा AQ का मध्य बिंदु है। इसका मतलब फिर हमारा x1 -2 प्लस x2 0 हो जाएगा /2 सूत्र का। फिर y1 का मान 2 मिलेगा प्लस y2 का मान 5 मिल जाएगा /2 होगा। तो 2/2 कट के -1 आ जाएगा और 5 2 7/2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया किसका निर्देशांक, ये बना हमारा P का निर्देशांक। एक और हमें R का निकालना है। R हमारा BQ का मध्य बिंदु है। तो आगे हम लगाएंगे कि R का निर्देशांक, यानी बिंदु हमें मिलेगा R का निर्देशांक। तो R का निर्देशांक हमें क्या मिल जाएगा, हम आ जाएंगे हमारा R BQ का मध्य बिंदु है। तो x1 ये x2 ये, तो 0 + 2 बनेगा। तो हमें मिलेगा 0 + 2/2 और दूसरा 5 + 8/2, 5 + 8/2 यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 0 + 2 माने 2/2 और अगला 8 5 13/2। तो 2/2 कट के 1 आया और बाकी अगला 13/2 मिला। अब हमारा क्या मिला, 4 खंड के निर्देशांक में पहला P मिला। P का निर्देशांक हमने पा लिया है, पहला वाला P, और P का निर्देशांक यहाँ मिला है -1
अगला है हमारा यानी -1 और 7/2। दूसरा Q बिंदु है 0.5, 0.5, ये हमारा Q बन जाएगा। तो यहाँ हम Q लिख देते हैं, Q 0.5। फिर R चाहिए तो R, और इसका निर्देशांक 1 और 13/2, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों निर्देशांक आपस में मिल जाएंगे। तो अगला ये हमारा था प्रश्न संख्या 2 का घ। आगे हम आते हैं घ देखते हैं। घ क्या दिया है, कह रहा है कि प्रश्नोत्तर 2 का घ ये भी 4 नंबर का है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/30 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे हल। हल में मानेंगे कि माना भिन्न, भिन्न हमारा x/y है। अब आगे आएंगे, कह रहा है कि हमारा हर जो है वह 3 कम है, अंश उसके हर से 3 कम है, ऊपर वाला 3 कम है, इसका मतलब ये 3 ज़्यादा है। तो हम आएंगे प्रश्नानुसार। तो उसने कहा अंश, अंश माने x, हर मीन्स y, इससे ये 3 कम है तो बराबर तब होगा जब इसमें 3 कम कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अगला आ जाएंगे तो दूसरा दे दिया है कि अगर हम भिन्न के हर और अंश, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। हमारा भिन्न x/y था, दोनों में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो भिन्न बना ये नया बन गया। तो नई भिन्न, ये नई भिन्न है और मूल भिन्न का योग, यानी मूल भिन्न हमारा था x/y, इन दोनों का योग कह रहा है 29/30 है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर y-3 रखेंगे। तो ऊपर y-3 बना बटे y, और यहाँ y-3 + 2 बटे y + 2, और ये बराबर 29/30 हो गया। आगे आ जाते हैं तो हमें क्या मिला, तो तिर्यक गुणा करेंगे। पहले हल कर लेते हैं। y-3 बटे y प्लस ये घटेगा तो y-1 बचेगा, y + 2 बचेगा, और 29/30 इधर। तो तिर्यक यहाँ पर आपका ये 20 है, 29/20, ये मिसप्रिंट हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, 29/20 होगा। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 20 लिखेंगे यानी 20, यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो यहाँ हम 20 ले लेंगे। अगला हमारा यहाँ 20 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ हम अब गुणा करेंगे। यहाँ हमारा मिसप्रिंट है इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आइए अब इसके आगे हम फिर से हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, ये बन जाएगा हमारा 20 का गुणा करेंगे तो 40y² माइनस 20 दूनी 40y और 20 120, ये बराबर 29y² और 29 दूना 58 बन जाएगा y। अब हम 40 में से इस 29 को लाएंगे तो घट जाएगा, तो 11y² बचेगा, और 40 में ये आके जुड़ेगा तो ये 8 मिलेगा, और 5 4 9 बन जाएगा y, और -120 बराबर 0 है। हमारे पास 11 और 120 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब हमें खंड करना है
और देखना है तो 5 दूनी 10 का गुणा 11 में करेंगे 110 आ जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कितना, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 8 और यहाँ हो गया 998 आ जाएगा, यही मिल जाएगा। यानी 110 माइनस 12 यही आपको यहाँ लिखना है। तो 11y² माइनस 110y होगा प्लस 12y होगा और माइनस 120 बराबर 0 बन जाएगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे तो 11y कामन, तो यहाँ मिला y माइनस 10, इसमें से 12 कामन ले लेंगे तो ये y माइनस 10 बराबर 0 होगा। तो एक y माइनस 10 बनेगा और दूसरा 11y और प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ अब हम अगर मान रखेंगे तो पहला y माइनस 10 बराबर 0, तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर 10 बन जाएगा। दूसरे से y बराबर हमें माइनस 12/11 आएगा, ये हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न हमारा माइनस में मिल गया। अब y का मान पा चुके हैं, अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम आ जाएंगे तो हमारे पास एक समीकरण है पहला वाला, यानी x बराबर y माइनस 3, उसी में हम रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर y माइनस 3, तो 10 माइनस 3 बराबर 7 आ जाएगा। इसलिए जो भिन्न बनेगा जिसको हम x/y माने थे, तो x का मान 7 बन गया, y का मान 10 बन गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2 का घ। अगला हमारा अंग, चूँकि ये हमारा स्टार लगा है तो ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। च दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य। तो यहाँ हम आएंगे बारंबारता, पहला हम ले लेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता होगी और तीसरे में हमारा f(x) बन जाएगा। तो पहला दिया है 20 से 60, अगला है हमारा 60 से 100, फिर हमारा 100 से 150 है, फिर 150 से 250 दे दिया है, फिर 250 से 250 से 350, फिर 350 से 450 है। अब यहाँ आ जाएंगे तो पहला 7, दूसरा 5, तीसरा 16, चौथा 12, 2 और 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जोड़कर पहले हम x का मान निकालेंगे जिसको हम कहते हैं मध्यमान। ये x बनेगा, उसके बाद हमारा f(x) बनेगा। तो दोनों जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये 60, 20, 80, यानी 80 में 2 का भाग दे देंगे तो ये 40 आ जाएगा। फिर अगला 160 में 2 का भाग दे देंगे तो 80 आएगा। फिर दोनों जोड़ेंगे तो 250 का आधा करेंगे तो 125 आएगा। फिर यहाँ पर 2.5, 3, 400 का आधा 200 बन जाएगा। फिर यानी 3.5, 4, 2, 600 का आधा 300 बनेगा और 4.5, 5, 3, 800 का आधा 400 बन जाएगा। गुणा 7 चौक 28, 280 होगा। फिर इसका इसमें गुणा करना है, फिर 5 अठे 40, 400 बन जाएगा। फिर 16 पचे 80, 8, 16 दूना 32, 8, 40, 4 और 16 का 16, 4, 20 यानी 2000 बन गया। 12 दूना 24, 2 0, फिर 3 दूनी 6, 2 0, फिर 3 चौक 12, 2 0। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा f(x) होगा। तो 1 0 यहाँ मिलेगा, फिर 8 मिल जाएगा,
फिर अगला आएंगे 4 2 6, 4 10, 6 16, 2 18 की 8 हासिल 1 होगा, 2 2 4 5, 1 6 हो गया, 68 80 मिला। बारंबारता टोटल जोड़ेंगे 7 5 12, दूना 24, 25 26, 27 28 29, 31, 10 40 5 45 मिल जाएगा। फिर से 7 5 12, 6 18, 2 20, 2 22, 23 24 25, 2 2 1 3, 1 4 45 हो गया। अब हमारा जो सूत्र बनता है समांतर माध्य का, तो हमारा होता है सूत्र माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो इसका मान हमें मिल गया कितना, 68 80 और बटे हमें 45 मिल गया। तो 5 9 45, 5 1 5, 1 बचा 5 3 15, 3 बचा 5 7 35, 3 बचा 5 36 हो गया। यानी मिला कितना हमारा 13 76 बटे 9। तो 13 76 में 9 का भाग दे देंगे, 9 का 9, 4 13 और 9 पचे 45 हो गया, 2 47, 9 त्रिक 27 यानी 9 दूनी 18 और 16 में से 8 8, 9 8 72, फिर 8 9 8 72, यानी आपका आंसर 152.88 और यही हमारा आंसर बन जाएगा समांतर माध्य का। तो हमारा आंसर क्या मिला, 152.88 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 2 का च। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा प्रश्नोत्तर 3, कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर बन जाएगा, पी क्यू आर बन गया। अब कह रहा है दोनों के एक एक कोण बराबर हो गए हैं और भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी और बटे पी आर ये दिया गया है। तो आगे आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या मिलेगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज दूसरा पी क्यू आर में, यही हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी तथा दूसरा ये लिख देंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, ये इतना दिया गया है। दूसरा हमें लिखना है सिद्ध करना है, दूसरी हेडिंग नंबर 2 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो हम मान लेंगे कि इसके बराबर यहाँ हमने काटा, यहाँ कट गया, फिर इसके बराबर दूरी हमने काटा, यहाँ कट गया। तो पी क्यू आर बना है, तो इसको हम यस और इसको टी बना लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब यही रचना में हम लिखेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी बनेगी रचना। तो रचना में हमें 3 नंबर में क्या लिखना है कि ए बी के बराबर पी एस, ए बी के बराबर पी एस तथा ए सी के बराबर, ए सी के बराबर पी टी काटा, पी टी काटा या चाप लगाया, ये हमारा बिंदु टी है। अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो चूंकि इस त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज को दोनों को हम
दिखाएंगे समरूप, और ये ऊपर वाला इसके समरूप है, यानी सर्वांग सम है। तो पहले हम ABC और PST लेते हैं, दोनों को सर्वांग सम करते हैं। तो हम आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो आइए, पहले हम त्रिभुज एक ABC और PST लेंगे। तो आगे आएंगे उपपत्ति, या जिसको हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण लिखें या उपपत्ति लिखें तो चौथा नंबर। तो इसमें क्या मिलेगा कि त्रिभुज पहला ABC तथा त्रिभुज दूसरा लेंगे PST में। तो हमें क्या मिला, AB बराबर PS रचना से, AB बराबर है PS। दूसरा है हमारा AC बराबर है QT, AC बराबर QT, सॉरी PT, ये हमारा PT है, तो यहाँ हम लिखेंगे PT। ये दोनों कहाँ से आए, रचना से। अगला है कोण A बराबर कोण P है, कोण A बराबर कोण P। तो ये बना साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज हमें मिल गया PST। इसको हम आगे समीकरण नंबर कुछ बना के छोड़ देंगे। अब आगे आ जाएंगे, तो हमारा अब ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज PST, अब त्रिभुज PST तथा त्रिभुज पूरा एक PQR में, या तो हम ले सकते हैं यानी ABC और दूसरा हमारा PQR। तो इसी में हमारा अनुपात बराबर दे दिया है, तो यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा है, तो इसी में ले लेते हैं PQR। तो यहाँ आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि दिया हुआ है AB बटे PQ। अब इसमें आएंगे तो AB बटे है PQ बराबर, दूसरा उसने दिया है ज्ञात है में AC बटे है हमारा PR ज्ञात है से, ज्ञात है। यानी आगे आ जाएंगे तो AB वाली दूरी जो है वह PS के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे PS बटे PQ बराबर, AC वाली जो दूरी है वो हमने रचना से काटा है PT, तो AC के स्थान पर हम PT लिखेंगे बटे PR हो गया। ये कहाँ से आया दोनों मान, ये आया रचना से, यानी इस AB के स्थान पर PS और AC बराबर हमने PT काटा था, तो ये हो गया। और कोण यानी P इसमें कॉमन है दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में, तो कोण P बराबर कोण P, इसलिए ये दोनों त्रिभुज अर्थात ये और ये त्रिभुज क्या मिला, दो भुजा का अनुपात बराबर है और दो यानी कोण बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ बन जाएगा समीकरण नंबर, इसको हम 2 और 3 बना लेते हैं। तो इसको बना लेंगे हम समीकरण 2 और इसको बनाएंगे 3, तो बनेगा समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिला, त्रिभुज PST और ये समरूप हो गया, ये सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज दूसरा कौन सा, PQR। अब ध्यान देना है कि ऊपर हमने पाया है ABC सर्वांग सम PST है, तो इसका मतलब इस PST के स्थान पर ABC लिखा जा सकता है।
क्योंकि ये दोनों सर्वांग माने बराबर हैं, तो पीएसटी के स्थान पर हम एबीसी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ हम लिख क्या देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर ये 3 का। अब आगे आ जाएंगे, इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट हमारा 3 के बाद 3 का अथवा। तो 3 का जो अथवा दिया गया है स्टार लगा है, इसका मतलब ये परीक्षा में नहीं आएगा। चौथा का ऊपर वाला ये भी स्टार लगा है, तो ये भी हमारी परीक्षा में नहीं आएगा। तो आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या यानी 4 का अथवा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4 का अथवा। ये है 4 का अथवा, ये भी हमारा 6 नंबर में आएगा। कह रहा है क्या कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। प्रतिकूल वाले में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में लिखेंगे कि माना धारा की चाल माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में सापेक्ष चाल, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल। जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है। तो 18 था और ये x जुड़ गया। और अगला जाएंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी सापेक्ष चाल ले लेंगे। तो ये 18 में से घट जाएगा। यानी धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत जब हम जाते हैं तो चाल घट जाती है। अब ये तो सापेक्ष चाल बन गई। अब हमें 24 किलोमीटर जाना है और प्रतिकूल में 24 आना है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रतिकूल वाला है जिसमें घटा हुआ है वो समय ज़्यादा है, क्योंकि चाल कम है, इसका मतलब ये समय ज़्यादा होगा। तो हम लिखेंगे आगे क्या कि प्रश्नानुसार, यानी 24 किलोमीटर हम गए और यहाँ पर हमने जो चाल लिया 18 माइनस x का, तो ये समय ज़्यादा है, और 24 वाले 18 प्लस x से ये समय कम है। इसका मतलब दोनों का अंतर वही दिया है 1 घंटा। इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है, इसका मतलब ये वाला 1 घंटा ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे बराबर 1 घंटा लिखेंगे। दोनों में से 24 कॉमन ले लेंगे। अब 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x बराबर 1 होगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 24 18 प्लस x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस बी ए प्लस बी, तो 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब आगे आएंगे तो माइनस प्लस से ये कट जाएगा, 2x गुणा करेंगे 24 दूना 48 x बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 18 18 में यानी 8 64 6 8 काट 2 16 4 20 2 22 2 और 3 यानी 324 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर होगा। कुल एक तरफ लाएंगे तो ये इधर आएगा प्लस बनेगा, और ये पहले से 48 x प्लस है, ये आएगा माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अगला हमारा काम क्या है, इसका गुणनखंड करना। तो 18 18 में तो यानी 18 18 का हम खंड करेंगे। तो आइए देखते हैं
2 तिहाई 6 तिरिक 18, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। अब ऐसा खंड करेंगे 48 आना चाहिए और यहाँ पर घटाने पर आएगा तभी काम होगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 तिहैया यानी 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। 27 दूना 54 बन जाएगा और 3 दूनी 6 बच जाएगा। 14 में से 6 गया 8, 48 मिल जाएगा। इसका मतलब 54 माइनस 6 लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 54 x होगा और माइनस 6x बनेगा और माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। आपको गुणनखंड करना है तो यहाँ आ जाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54। दूसरे में माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 बन जाएगा, ये बराबर 0। तो पहला x प्लस 54 बना और दूसरा ब्रैकेट हमारा x माइनस 6 बना बराबर 0। तो ये अगर हम 0 करेंगे तो माइनस 54 होगा जो अमान्य होगा क्योंकि धारा की चाल माइनस में नहीं होगी। दूसरा x बराबर 6 बन जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यही आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर यानी अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं और उसका आंसर देखते हैं क्या मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला दिया है ये भी स्टार लगा हुआ है, पहला भी स्टार लगा है तो ये भी परीक्षा में नहीं आएगा, दूसरे में स्टार लगा है तो ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी और अंशाल पेपर आपके चैनल में डाला गया है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग कक्षा की प्लेलिस्ट में आप प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आएंगे तो हमारा सर्च बनेगा जीरो टू जीनियस यानी ZERO, उसके बाद टू जीनियस GENIUS, उसके बाद 2। यहाँ आ जाएंगे, ये आपका चैनल। अब चैनल में हम आएंगे तो ये आपका लोगो होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये सब टच करेंगे तो हमारा ये प्लेलिस्ट बन जाएगा। ये हमारा प्लेलिस्ट में जाएंगे अलग अलग कक्षा की, जैसे ज्योमेट्री का, साइंस एक्सपेरिमेंट का, कक्षा 9 की गणित, कक्षा 10 की गणित NCERT बुक का पूरा सलूशन 192 वीडियो ये सब दिया गया है। ट्रांसलेशन 7, 8, 6 जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और यहाँ जाएंगे यूपी बोर्ड अंशाल पेपर, इसको टच करेंगे, सभी जितने अंशाल पेपर आपके दिए गए हैं ये एक तरफ से सॉल्व करके पूरा डाला गया है। इसमें जा करके आप टोटल अंशाल पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मैथ में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।